चलो निकालो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, हेडिंग बनाइए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का पहचान क्या होता है बच्चे? वितरी। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था कल? पढ़ लिया था नहीं पढ़ा तो हाँ कोई बात नहीं। तो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हमने कहा था कि भीतरी होता है। तो अब सर्वे कराया था, बताया था ना, तो बोलो पास्ट पार्टिसिपल बारे में क्या जानते हो? लिखो व्हेन V3 is used, when V3 is used, when V3 is used as an adjective, when V3 is used as an adjective in a sentence, when V3 is used as an adjective in a sentence, when V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. When V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. When V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. जब V3 का प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाए तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। अब एडिटिव ऐसा कैसे किया जाएगा भाई? तो एडिटिव का मतलब हो गया कि नाउन से पहले हो गया। जब V3 का प्रयोग एडजेक्टिव जैसा किया जाए तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, आई मेट अ गर्ल। तो आई मेट अ गर्ल सेंटेंस सही है, लड़की से मिला, अच्छी चीज है, मिलो। तो यहाँ गर्ल नाउन है, लेकिन हमने यहाँ पे कहा कि आई मेट अ डिसअपॉइंटेड। आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल। तो गर्ल कैसी थी? निराश, हताश, परेशान। तो बोलो हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? तो इसको तुम एडजेक्टिव कहो, V3 कहो, पास्ट पार्टिसिपल कहो, नॉन फोनाइट कहो, मतलब कुछ भी कहो सब सही है। नॉन फोनाइट का ही रूप है पास्ट पार्टिसिपल, इसी को V3, इसको एडजेक्टिव। तो आपको बस खेलना उंगलियों पे। आपने पढ़ाई कि डिसअपॉइंटेड क्या है, आपने कहा एडजेक्टिव है, सही है। आपने कहा V3 है, सही है। आपने कहा पास्ट पार्टिसिपल सही है, नॉन फोनाइट सही है, नाउन से पहले। क्लियर? और यहीं पे बोलेंगे कि राम हैज डिसअपॉइंटेड, तो वहां पे वो V3 कहलाएगा। अगर यहीं पे लिखने से लिखे कि राम हैज अपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड, तो यहां जो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा यहां पे क्या कहलाएगा? क्योंकि ये V3 है ना, राम निराश हो चुका है, तो वहां पे डिसअपॉइंट क्या हो गया बेटा? V3। तो V3 फोनाइट वर्ब हो जाएगा। ये वर्ब क्या कहलाएगा? फोनाइट वर्ब। दिखा? तो यही V3 तब होगा एडिटिव जो नाउन से पहले होगा। क्लियर? समझ में आ गया? एक एग्जांपल और लिखो, he was carrying CARRYING, he was carrying a dot dot gun, GUN gun, he was carrying a dot dot gun। बोलो लोड, लोडिंग, लोडेड। तो लिखो लोडेड गन, LOADED। तो लोडेड बोलो हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? हुआ ना? तो बोलो कोई परेशानी? नंबर नेक्स्ट लिखो परफेक्ट पार्टिसिपल।
इसमें कोई जान नहीं है, ये बस जानकारी लेना था कि V3 में क्या अंतर है, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या, बस ये जानना था। बोलो बालक। परफेक्ट दो तीन स्टाफ खड़े हो जाओ, डीला बुलाओ, तुम भी आओ, और जो है उसको बुलाओ यहाँ पे, जल्दी आओ। ये लोग को भरी सभा में बोलूँगा तब अच्छा लगेगा। पेन रखता नहीं, इंक डालता नहीं, और मैं पेन खोलते खोलते परेशान रहता हूँ। अरे एक बार खोलूँ काम चल गया, अभी इसको खोलो, इसको खोलो। अब 5 पेन है, 5 बार इसको ओपन करना पड़ेगा, कभी उसमें से लिखता हूँ, उसमें से परेशान कर दिया मुझे, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है भाई, तो इसका पहचान है हैविंग प्लस V3। अभी 2:30 बजे जितने स्टाफ हैं बोल दो, 2:30 बजे सारे स्टाफ यह लिख के रखेगा कि हमको नौकरी पे क्यों रखा जाए, इसका जवाब लिख के रखेगा। इसलिए बेटा क्लास में बोला, ये पेन की जिम्मेदारी तुम लेते नहीं हो, वहाँ AC पानी भरता है रिस्क लेते नहीं हो, हर चीज़ के मैं रिस्क लूँ, इंक्वायरी ठीक से देते नहीं है। सबको ये लिखने का हो कि मुझे नौकरी पे सर क्यों रखें, इसका क्या जवाब है, लिख करके सुबह सर रखना, 2:30 बजे मिलूंगा। ले पेन, ना पेन में इंक डलवाता है, ना कुछ डलवाता है, कुछ रिस्क लेता ही नहीं तुम लोग। इससे लोग का राइटिंग स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं। वहाँ भी पढ़ाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, तो हैविंग प्लस V3 इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करें। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं हैविंग प्लस V3। अब हैविंग प्लस V3 जहाँ के भी लिखा मिल जाए उसका नाम क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे जानना है काम क्या करता है, तो ये काम करता है, इसका सेंस होता है क्रिया प्लस कर, क्रिया प्लस कर। तो क्रिया प्लस कर क्या है, तो परफेक्ट मतलब फिनिश्ड, पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, मतलब ये वर्ब नहीं, वर्ब नहीं, तो इसका नेचर है हैविंग के साथ V3। आपको लोग सोचा कि हैविंग ING या फिर V3 ये क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। हिंदी होता है कि डबल एक्शन, जैसे खाना खाकर ऑफिस गया, तो खाना खाकर, खा कर, खा कर, टीवी देखकर सो गया, मैं पढ़ाकर घर गया, वह अपना समाप्त कर कर घर पहुंचा। तो काम समाप्त कर कर, यानी कि बातें तो पास्ट की होंगी, तो काम समाप्त कर कर घर पहुंचा, तो हैविंग प्लस, इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसमें 90% केस में आने वाले क्लास में V2 होता है। बहुत सारे किताब लोग कर देते हैं कि हैविंग पर लगाते हैं सब्जेक्ट, जो कि ब्लंडर है, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट तभी आएगा जब कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो। हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, और अगर लगा दोगे ऑक्सिलरी वर्ब तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ये गलत होता है। यही सब्जेक्ट कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। वही सब्जेक्ट कहाँ आता है, यहाँ आता है। जैसे सेंटेंस लिखा हमने कि हैविंग टेकन, having taken his meal, having taken his meal, he went to the office। अब यहाँ देखो कि हैविंग टेकन, अब मान लो तुम्हें हैविंग टेकन ना लिखा मिल जाए, तो ध्यान दे हैविंग प्लस V3, तो हैविंग के साथ V3 के स्थान पे अगर हैड लिखा मिल जाए तो बात एक ही है कि नहीं। तो लोग सोचता है कि हैविंग हैड हो गया। अरे हैविंग हैड कोई वर्ड नहीं है। बहुत बच्चों को हम कंफ्यूज होते देखे हैं, सर हैविंग सर हैड कब आता है। हम की क्लास करो धीरे ठीक हो जाएगा। हैविंग हैड नहीं होता कोई वर्ड, तो कहता है नहीं हम पढ़े हुए हैं,
तो हैविंग हैड कोई वर्ड नहीं है, हैविंग प्लस V3। अब मैं कहूँगा हैविंग टेकन, तो यहाँ पे तुम कर दो ना कि हैविंग हैड हिज मील, हैविंग टेकन हिज मील, हैविंग ईटन हिज मील। तो एक ही बात नहीं बाबू। हाँ क्या हुआ? किस एग्जाम्पल दिया नहीं? हैविंग हैड हिज मील, अरे हैड मतलब खाया, ईटन तो यहाँ ही ना खा रहा है, खा यहाँ रहा है ना। ये तो हैविंग हो गया स्ट्रक्चर। हैविंग हैड साथ, हैविंग प्लस V3 साथ आएगा। इसका हिंदी क्या निकालोगे? खाने के बाद, यानी खाना खाने के बाद ऑफिस गया, यानी खाना खाकर ऑफिस गया। अब खाना खाने के बाद अगर बोलना चाहते हो तो तुम आफ्टर भी लगा सकते हो, आफ्टर टेकिंग हिज मील, है ना जी। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से, आफ्टर टेकिंग हिज मील ही went to the office. Having, after taking his meal, he went to the office. After taking his meal, he went to the office. After taking his meal, he went to the office. After taking his meal, he went to the office. After taking his meal, he went to the office. After taking his meal, he went to the office. After taking his meal, he went to the office. बोलो कोई आपत्ति? अब इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखा हूं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है? हैविंग वाला, हैविंग प्लस V3। तो ये चीज तो एक्स्ट्रा दिया ना हमने, बोनस। ये बोनस दिया कि आप बोल सकते हो इसी वाक्य दूसरे अंदाज में, लेकिन बोलना कैसे तुम्हें? हैविंग से। एक और एग्जाम्पल लिखो, हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क, हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क, हैविंग कंप्लीटेड माई task, I went to my home. Having completed my task, I went to my home. तो having completed my task, I went to my home, ये था परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चे, ये आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आपसे यह पूछेगा कि हैविंग के बाद V2 लगेगा कि नहीं लगेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा एरर, हैविंग वेंट, हैविंग वेंट, हैविंग डिड, हैविंग कंप्लीट, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? बस वही करना है कि हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग हैड, हैविंग डन, हैविंग फिनिश्ड। तो हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, अक्सर चूंकि क्लाउज तो पास्ट की होगा, हैविंग का मतलब फिनिश्ड एक्शन, तो फिनिश्ड का मतलब ही पास्ट होगा। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? इसके साथ आपका मेन वर्ब समाप्त हो गया। मेन वर्ब फिनिश्ड। अब चलेगा हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब में एक था प्रिंसिपल, दूसरा मॉडल्स और तीसरा सेमी मॉडल्स। तो इन तीनों पर हम लोग को चर्चा करना है। तो हेडिंग बनाया बड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब। हेडिंग क्या बनाया? AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या पढ़ना है भाई? तो एक पढ़ना है प्रिंसिपल, ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा पढ़ना है मॉडल्स, और तीसरा पढ़ना है ये तीन पढ़ना हम लोग को। एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, लूसिड। ऑक्सिलरी वर्ब,
principal auxiliaries, models and semi models. फाइन. वापस. अब मैंने कहा कि प्रिंसिपल मॉडल्स, तो इसका हमने एक चर्चा करवाया होगा. इसमें इज ए मार वाज वेयर लिखवा दिया होगा, मॉडल्स विल सर्च लिखवा दिया होगा, ये भी लिखवा दिया होगा, तो उसको लिखवाने की जरूरत नहीं. अब उसका डालें सब हेडिंग प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब. फिर पढ़ेंगे मॉडल्स, फिर पढ़ेंगे सही मॉडल्स. प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब बना दिया हेडिंग. अब कुछ चार्ट बनाना हो, चार्ट लिखिए. V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट, V1 को बोलते हैं प्लूरल, V2 को बोलते हैं पास्ट, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, और V2 को बोलते हैं नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. माइनस मतलब सिंगुलर, प्लस मतलब सिंगुलर प्लूरल. V3 भी सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस. V5 हो गया तुम्हारा सिंगुलर प्रेजेंट. क्लियर. वर्ब टू बी, टू बी का हिंदी होता है होना. वर्ब टू डू करना. वर्ब टू हैव रखना. वर्ब टू नीड जरूरत. वर्ब टू डेयर साहस. वर्ब टू विल इच्छा. ठीक है. वर्ब टू बी एम आर. विल.
इसको आराम से उतार लो, बारीकी से, कहीं डाउट हो स्पेलिंग का पूछ लो। उतार लिया? चलिए अब देखिए एक एक करके पॉइंट से। अब यहाँ हमने कहा वर्ब टू बी, एम, आर, डू, हैव, नीड, डेयर, विल, वाज, वेयर, डीड, हैड, नीडेड, सब देख लो आप, उतार ले फटाफट। अब यहाँ पे जानना ये है कि इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। ये लिखवाया क्यों, वजह क्या है? क्योंकि इसका हमको रोल पढ़ना है, इसलिए हम लोग पढ़ना है द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इसका रोल क्या है? बेसिकली रोल इसलिए पढ़ना है कि सबको पता है कि इज एम आर क्या होता है, सबको पता है कि डू डज डी डन क्या होता है, यू नो वेरी वेल हैज हैव हैड क्या होता है, सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। बट वही आज सीखना है कि सबका रोल है क्या। क्लियर? अब इसका रोल जब पढ़ेंगे तो सब आपने उतार लिया हुआ है। अब उतार लिया हुआ है तो जो एक सेंटेंस लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, माई मदर हैज, my mother has a beautiful, my mother has a beautiful umbrella, my mother has a beautiful umbrella। लिख लिया? अब जब बच्चे तुम बताओ चश्मिश, ये किस टेंस का वाक्य है? खड़ा हो जाओ पहले, किस टेंस का सेंटेंस है? कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट? सही बोली गलत बोली? बैठो, तुम बताओ कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बैठो, तुम बताओ किस टेंस का वाक्य है? सिंपल। कितने लोगों को सिंपल प्रेजेंट लग रहा है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है? हाथ उठाइए। एक उधर, 2, 3, और किसी लग रहा है पीछे से? नहीं, यानी 3-4 लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है। कहां से? थोड़ा सा रेंज बढ़ाओ उसका, तो यहां तक है। ये हिंदी कट गया, और इधर है स्पेस। चलो बच्चा समझ जाएगा, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला ब्रिलियंट होता है, समझ लो बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ब टू बी है तो मतलब होना है, होना, करना, लिख लो बगल में, हैव रखना, नीड जरूरत, डेयर साहस, लिख, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। अब हमने कहा, बच्चा कमेंट करता है तो इतना क्या समस्या? तो कहाँ थे हम लोग? परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट में हमने कहा कि परफेक्ट टेंस का, अब मुद्दा है कि परफेक्ट टेंस कैसे कहते हो तुम, बताओ क्यों लग रहा है तुमको?
बोलो, डरो मत, बोलो चश्मिश, क्यों लग रहा है कि परफेक्ट है? हैज से ना, तुम्हें भी यही लग रहा होगा हैज हैव, यानी हैज हैव तुम देखते हो तो क्या है, तो ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन देखो तो परफेक्ट कहां लिखा है? लिखा है ना। अब देखो तो इसमें कहीं हैज हैव है क्या, हैड है? कहीं हैज हैव है? हैज कहां है? V1 में क्या लिखा है? प्रेजेंट। ये देखो हैज है, कहां लिखा है? प्रेजेंट। यानी हैज किस फैमिली में है? प्रेजेंट। यानी हैज कहीं लिखा मिले तो आज के बाद क्या कहना, कौन सा टेंस कहना? प्रेजेंट टेंस। अब मुद्दा उठता है कि सर तो कॉन्सेप्ट उलट रहा है थोड़ा सा, बचपन से पढ़ा था हैज है परफेक्ट टेंस, आज हैज हो रहा है प्रेजेंट टेंस, ये क्या चक्कर है? ये परफेक्ट प्रेजेंट का क्या चक्कर है? इसका मतलब है कि हम लोगों को जड़ से काम करना है। और जड़ क्या कहता है कि इन सारे शब्दों का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी करते हैं। जैसे भी एक एग्जाम्पल सुनाता हूं तुम्हें, समझना गौर से, फिर मैं वापस तब लिख पाऊंगा, तब समझ बेहतर आएगा। जैसे देखो बोर्ड पर नजरें टिकाए रखो, एक सेकंड के लिए हटाना मत। हमने यहां पे लिखा प्रिया, प्रिया हैज राइट, प्रिया हैज, यहां देखो चश्मिश, प्रिया हैज गॉन, प्रिया हैज गॉन। अब प्रिया हैज अ पेन, सुनो हमसे, प्रिया हैज गॉन, प्रिया हैज अ पेन। अब देखो प्रिया हैज गॉन, गॉन का मतलब प्रिया गई, तो प्रिया गई V3 हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो हैज का अपना कोई हिंदी है? ऐसा है कि प्रिया रखती है गई, तो बोलो यहां पे हैज अगर नहीं भी होता तो हिंदी होता प्रिया गई। लेकिन हैज एक एक्सिलरी है, हेल्प कर रहा है कि मैं हूं नौकर। यानी कि कोई व्यक्ति पूछे कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, तो उसको जवाब देना कि मेन वर्ब मालिक को कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब नौकर को कहते हैं। मालिक अगर घर में हो तो नौकर का वैल्यू खत्म, यानी मीनिंगलेस। तो बोलो तो हैज मीनिंगलेस है कि नहीं, ये मीनिंगफुल है कि नहीं? तो मालिक है, नौकर है। अगर सेंटेंस में मालिक ना हो, यानी मेन वर्ब नहीं हो, देखो तो ये मेन वर्ब है, ये नाउन है ना, तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब का अभाव हो और नौकर हो तो वही नौकर बन जाता है मालिक, मतलब मेन वर्ब। यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हो गया मेन वर्ब। अब होगा प्रिया के पास, यहाँ हिंदी क्या हुआ? एक कलम है, तो बोलो हैज का मतलब रखना, प्रिया रखती है एक कलम, तो हैज में तो रखना हुआ कि नहीं हुआ? तो रखना हुआ तो मेन वर्ब, मीनिंगलेस हुआ तो बोलो हैज का दो रूल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हुआ परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि V3 है, V3 मतलब परफेक्ट। और ये देखो हैज के बाद नाउन, देखो हैज है कि नहीं? हैज का हुआ V5, मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो बोलो डबल रोल में है कि नहीं है? यानी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यदि हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब के बाद V3 वर्ब आ जाए तो इसका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद अगर नाउन आ जाए तो क्या नाम हो जाएगा? मेन वर्ब। लिखो, ऊपर लिखे, हिंदी में लिखो ऑनलाइन वाले, ऊपर लिखे सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, एक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में ए भी कर देना, ए भी मतलब ये वर्ब। ऊपर लिखे सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। ऊपर लिखे सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी, ऊपर लिखे सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। ऊपर लिखे सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। फाइन। तो एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट दे दिया, मतलब डबल रोल पढ़ा दिया ना।
मेन वर्ब भी हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। यहाँ तो बात लिख ली आपने। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अब लिखिए पहला पॉइंट, उसी में दूसरा पॉइंट कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हमने कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इन्हें कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। फाइन। अब प्रश्न उठता है कि सर ये मेन वर्ब कौन वाला, तो टोटल होते कितने हैं? 5, V1 V2 V3 V4 V5। तो ये मात्र 2 ऐसे मेन वर्ब हैं, एक V3 और एक V4। यानी ये सब फैक्ट को रट लेना है कि V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। आपके सामने कोई अंग्रेजी का विद्वान व्यक्ति बोल दिया आई गॉन, तो क्या उसको अंग्रेजियत पर तुम माफ कर दोगे? ना। ये नहीं कि अंग्रेजी बोल रहा है तो तुमसे टक्कर ले लेगा। तुम DSL प्रोडक्ट हो, तुम्हारे सामने सारे प्रोडक्ट फेल हैं, तो आई गॉन गलत है कि नहीं? सही क्या होगा भाई? किसने बोल दिया सी कमिंग? सही है ना? गलत है। सही होगा? समझ में आ रहा है बच्चे कि नहीं? तो सी कमिंग गलत है, सी इज कमिंग राइट। किसी को अंदर से कुछ खलबली मच रहा तो बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। तो यहां पे क्या है? इज, यहां क्या हैज है। अब ये हुआ परफेक्ट टेंस, अब ये हुआ कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? एग्जाम्पल लिख लिया। अगला पॉइंट, ये सब टेंस में भी पढ़ाता हूं, ये दोबारा पढ़े होंगे आप, जो टेंस पढ़े होंगे वो लिखो। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि कोई नाउन, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। हमने ही तो कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। फाइन। प्रश्न उठता है कौन सा मेन वर्ब? कौन सा? तो V1 हो सकता है, V5 हो सकता है, V2 हो सकता है। बोलो V3 होगा, V4 होगा। अच्छी बात समझ में आ कि नहीं यार? तो यही ऑक्सिलरी क्या काम करेगा बच्चे? मेन वर्ब काम करेगा। ठीक है, तो V1 V2 V2। एग्जाम्पल हमने कहा हैज, अब यहां पे हैज लिखता हूं, हैज गॉन,
हैज़ अ पेन। तो यहाँ पे हैज़ का नाम क्या हुआ? यहाँ पे हैज़ का नाम क्या हुआ? यहाँ पे हैज़ क्या है बच्चे? यहाँ पे हैज़ क्या है? यहाँ पे V3 है। यहाँ बोलो वर्ब का कौन सा फॉर्म? V5। इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, इसका टेंस सिंपल प्रेजेंट। कोई डाउट है किसी को? बोलो। यहाँ पे हमने कहा हैज़ अ पेन, तो हैज़ अ पेन से कुछ डाउट है जी? समझ में आ गया सबको? तो हैज़ हुआ मेन वर्ब, हुआ V5, चार्ट में देखो। अब ध्यान दो, अब हमने कहा बेटा समझना गौर से, यहाँ पे हैज़ लिखा, यहीं पे लिख दूँ गोज़, तो गोज़ के जैसा हैज़। अब हैज़ के बाद नाउन आया कि नहीं आया? तो गोज़ के बाद भी नाउन नहीं आएगा अगर ये मेन वर्ब है तो। ए नाउन लिया तो ये भी नाउन लेगा, तो गोज़ टू मार्केट, तो मार्केट नाउन है कि नहीं? तो ये भी मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ये भी मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो गोज़ एक ही नेचर का है, सिर्फ बन सकता है मेन वर्ब, लेकिन ये डबल नेचर का है, मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। बोलो बच्चे, समझ में आ गया मुद्दा ना? उतार रहे हो ना सब? अभी आता हूं, घबराओ नहीं। हमने कहा आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ। अब नेगेटिव बना दिया हमने, आई हैव नॉट अ काउ, आई हैव नॉट अ काउ। बोलो कितने बच्चों को सही लग रहा? हाथ उठाओ। आई हैव नॉट अ काउ, राइट में कितने लोग हो? एक। और कोई? रॉन्ग में कितने लोग हो? जो नहीं उठाया सो क्या कंफ्यूजन में है? अब देखो आई हैव अ काउ, इसका मतलब हुआ आई कीप अ काउ, तो क्या कीप नॉट होगा? तो हैव नॉट कैसे होगा भाई? आई हैव अ काउ बोलो चाहे कीप अ काउ बोलो, तो आई कीप नॉट होता है जी। यानी मेन वर्ब में नॉट का प्रयोग लिख लो। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया था, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया था। नॉट लगाने के लिए अगली वर्ब की मदद लेनी पड़ती है, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। ये सब बेसिक फंडा है, जानना पड़ेगा। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगली वर्ब के साथ। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है। अब तुम कहोगे सर किताब में लिखा मिलता है आई हैव नॉट, तो काटो। आई हैव, तो नो, हम नॉट की बात किया कि नो की बात किया? अब नो के बाद तुम एनी बोल दो, तो नो और एनी में क्या अंतर वो देखो। नो का वहाँ हिंदी और नो मतलब कोई नहीं। बेटा मैं क्या कहा, वहाँ पे नो का मतलब नहीं नहीं हुआ। जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल बोलते हो, नॉट बॉय एंड नॉट गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल, वो तो हो गया प्रोनाउन हो गया वो नो। मैं यहाँ पे नॉट नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ ना। नेगेटिव लिए बहुत सारे वर्ड है, नो है, नन है, हार्डली है, स्कार्सली है, फ्यू है, लिटली, सब नेगेटिव, सेल्डम है। उसमें नो भी एक वर्ड है, नन भी नेगेटिव वर्ड है। मनी क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आया? नो। नो क्या घरेलू काम किया है ना? चलिए आगे। ये मुद्दा ये नहीं है कि नेगेटिव, नेगेटिव बोलने के लिए बहुत समझ है। जैसे ने बोला आई डोंट नो अबाउट हर, आई डोंट नो अबाउट हर, इसको बोल दिया आई नो लिटिल अबाउट हर। आई नो, तो जो काम डोंट कह रहा हो कंप्लीट थोड़े करेगा, लेकिन हिंदी दोनों का एक हुआ। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है? नॉट। ए नॉट नेगेटिव वर्ड है जो हम
टेंस में, सेंटेंस में यूज करते हैं, और वो सब यूज करते हैं लॉजिक में, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तब यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा आई हैव नॉट, गलत हो गया। यहाँ आई डोंट हैव काउ, सही हो गया। अगर बोलेंगे आई हैव नो काउ, इसका मतलब ऑल का नेगेटिव नो होता है। मेरे पास बहुत सारे गाय, मेरे पास कोई गाय नहीं है, तो कोई मतलब एक भी नहीं। आई हैव नॉट काउ, इसका मतलब मेरे पास गाय नहीं है। अब कोई का मतलब क्या है, हो सकता चाचे के पास हो, उसमें या तो यहाँ बोला आई डोंट हैव अ काउ, तो ये बनेगा नेगेटिव इसका, क्योंकि यहाँ पे हैव के साथ नॉट तब लगेगा जब परफेक्ट टेंस हो। जब ये नौकर है, ये है क्या यहाँ पे मालिक, मेन वर्ब नॉट नहीं, जैसे बोलते हो आई गो देयर, तो नेगेटिव बनेगा आई गो नॉट देयर। बोलो आई डोंट गो देयर, तो जो काम गो कर रहा है वही काम तो हैव कर रहा है। यही पे देखो ना, आई गो देयर, गो भी मेन वर्ब, है भी मेन वर्ब, ये भी नाउन, ये भी नाउन। तो जब गो नॉट नहीं कह सकते तो हैव नॉट कैसे कहेंगे। बस में यहाँ तो बच्चे को दिक्कत है, बोलो फटाफट। नहीं बस देखो मुद्दा है, ये सारे कॉन्सेप्ट 2 बार पढ़ते हो आप, इसलिए आपको दोबारा समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अब मान लो लड़का पूछा कि हैड आया, तो हमने बोला आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच। अब हैड अपने चार्ट में देखो कहाँ है, दोनों में है ना। अब बताओ कौन सा टेंस है फिर, सिंपल पास्ट की पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल में कितने लोग, परफेक्ट में कितने लोग, परफेक्ट में, परफेक्ट में है कोई, आवाज तो आई थी। तो बेटा हैड V3 है कि नहीं है, इसका क्या प्रमाण है। अगर ये V3 है, मान लेते हैं क्योंकि चार्ट में V3 है, तो V3 को चाहिए क्या, नौकर, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसका नौकर कहाँ है। तो या तो सेंटेंस को काटना पड़ेगा, भाई नौकर दो इसको। तो एक ऑप्शन और बचे मेरे पास, चेक करते हैं चार्ट में और भी कहीं V3 है, ऐड है क्या। तो चेक किया तो कहाँ मिला तुम्हें, V2 में। इसका मतलब V2 अकेले होता है कि नहीं होता है, देखो तो बोलो V2 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ V2 हो सकता है ना ये, यानी बोलो मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपल पास्ट टेंस का हुआ कि नहीं हुआ, आई हैड माई लंच, मैं अपना खाना खा चुका था। क्लियर, एम बोल दिया जाए आई हैड। तो ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हो गया मेन वर्ब। इसका मतलब खाया, आई हैड ईटन बोल सकते हो, आई हैड टेकन बोल सकते हो। बोलो बच्चे, तो रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये टेंस में फिर पढ़ते हो एक दोबारा, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर मिलने एक बार कल हम लोग। थैंक यू वेरी मच। कल पाऊंगा मॉडल्स, मॉडल्स का एक लेवल होगा, ध्यान देना, मॉडल्स का एक लेवल होगा। हाँ जी।